और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों को लेकर टीमें लगाई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत कार्य के लिए टीमें लगाई गई है। प्रत्येक जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कार्य करने और आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री स्वयं भी इन क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट की टीमें बाढ़ प्रभावित जनपदों में काम कर रही है। और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर पीएसी की फ्लड यूनिट को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को तैनात किया है। हमारी आज वर्तमान में भी अलग अलग क्षेत्रों में इन सब की जो यूनिट है वह प्रभावी ढंग से बाढ़ कार्यों का निरीक्षण करके वहां पर राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ की 16 टीमें, एसडीआरएफ की 18 टीमें और पीएसी की फ्लड यूनिट की 31 टीमें वर्तमान समय में बाढ़ प्रभावित जनपदों में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं इन सभी 21 जनपदों में 1250 से अधिक नौकाओं की व्यवस्था के माध्यम से भी नागरिकों के आवागमन के कार्यक्रम को सुचारू बनाने का कार्य किया गया है। पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था के साथ ही हर एक जनपद, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था, हर एक गांव में भी बाढ़ चौकी की व्यवस्था और राहत कार्य के लिए जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा उनको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का और सायंकाल का भोजन की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में सीबीसीआईडी एएसपी मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी नितेश सिंह की मौत मामले में नया मोड़ आया। मृतक के भाई प्रमोद कुमार ने एएसपी और उनके परिवार पर साजिश और हत्या का आरोप लगाया। प्रमोद का दावा है कि नितेश को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और एएसपी का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। इस मामले में एएसपी समेत 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी के जलस्तर का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सरयू नदी में शारदा और गिरजा बैराज से छोड़ा गया मंगलवार की सुबह 3,17,000 क्यूसेक पानी। बैराजों से पानी छोड़े जाने पर बाढ़ का पानी तेजी से गाँव और धान और गन्ने के खेतों की तरफ बढ़ रहा है। तेजी से पानी बढ़ने सरयू नदी के तटवर्ती गाँव में लोगों में हड़कंप है। तहसील प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर दवाइयां वितरित की। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। तमाम तहसील सिंगरौली, गोसपुर के सरयू नदी की तलहटी में बसे गांव को लेकर निर्देश दिए गए। नदी तो साहब खूब बढ़त है, पानी छूटने वाला है। और कटानो लगी है। तो बाढ़ आई किस तरीके से फिर जो है? अरे तो साहब बाढ़ है जब तो हर पास लान लड़का बच्चा के बंधब जाबे तो वहाँ घा में छाही मरबे, भूखा प्यासन मरबे, वहाँ का खाई लेबे। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी या कोई कुछ राहत दी गई है भैया? तिरपाल मिल जाये तो वह तान तोल लेबे हुए। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, अधीक्षक सिरौली गोसपुर। अभी हमारी 3 टीमें बंधे पर चल रही हैं। अभी हम लोग सनावा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, ये तटबंध पर है बिल्कुल ही, और 3 टीमें प्लस एम्बुलेंस हमारी लगातार यहाँ पर बंधे पर देख रही है। जहाँ पे भी मरीज मिल रहे हैं वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और गांव-गांव में भी घूम के ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं पर कोई गर्भवती महिला हो या जिसको ज़रूरत हो हमारी, उसको तत्काल हमें सूचित करें। हम तत्काल ही उनको जो है रेस्क्यू कर लेंगे यहाँ से, और अगर जल्दी ही डिलीवरी होने वाली है तो हम उनको अस्पताल में ही भर्ती करके रखेंगे जब तक कि बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बहुत दिक्कत हो गया पानी से, घर में भर गया पानी। हाँ, तो भर गया पानी। अच्छा, तो पानी बढ़ गया है, जो है घर भी आपका जो है घर में पानी चला, किस तरीके से दिक्कत हो रही है, क्या करेंगे? पानी बढ़ रहा है। अरे तो बंधा पर का भागा जे भी और का किन जाए, कहाँ न जमीन को मिली विश्वा को
घर बनाने की। हाँ, वो विश्व जमीन नहीं मिली आज तक। घर कट गया नदी में, फिर बंगला धरा गया, फिर बूढ़ गए। हाँ, वो जमीन आज तक विश्व नहीं मिली। घर बना लीजिए। तो हर साल इसी तरीके से बाढ़ आती है। हर साल आवत है। हर साल बाढ़ आवत है। तो हर साल आप बंधे पे जाते हैं? अरे तो ये भाग जावा जात का किन जाए पर। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने और गलत आदतों ने बना दिया बाइक चोर। पार्टी करने के लिए चुराते थे बाइक, 5 आरोपी गिरफ्तार, 21 बाइक बरामद। डीसीपी सेंट्रल ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। लखनऊ के आशियाना कोतवाली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 21 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी शहर में घूम घूम कर वाहनों की चोरी करते थे और उन्हें छिपा कर रखते थे। समय समय पर ग्राहक ढूंढकर बेच दिया करते थे। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी कम उम्र के युवक हैं। सिर्फ एक आरोपी 24 वर्ष का है। गैंग का सरगना सूरज गौतम उर्फ छोटू 24 वर्ष का है, निवासी ग्राम महादेवा, थाना महादेवा, जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। सुमित सिंह उर्फ शानू, जिसकी उम्र 19 साल है, मानस नगर का निवासी है। आसाराम बापू रोड, संतोष बताशे वाली गली, थाना कृष्णनगर, जनपद लखनऊ का रहने वाला है। ये लगातार बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। दरअसल शौक पूरे करने और गर्लफ्रेंड के खर्चों ने इन्हें चोर बना दिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि गलत संगत में पड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरे करने और पार्टी के खर्चे पूरे करने के लिए चोरी शुरू की। आरोपी गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक आशियाना छत्रपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। पुलिस अन्य थानों से भी जानकारी जुटा रही है। डीसीपी सेंट्रल ने पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है। यहाँ की पुलिस ने एसीपी कैंट के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसमें इसके गैंग के 5 सदस्य अपने सरगना के साथ पकड़े गए हैं और 21 बाइकें बरामद हुई हैं। ये बाइकें अलग अलग स्थानों से चोरी हुई थी, जिसमें से अब तक 9 बाइकें हम लोग कनेक्ट कर पाए हैं और अन्य बाइक्स के बारे में जानकारी की जा रही कि वो कहाँ से चोरी हुई थी और उसके संबंध में कहाँ कहाँ अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये जो गैंग था इस 2025 से ही इकट्ठा होकर के अपनी शौक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहा था और कुछ लोगों को बिना कागज़ के सस्ते दामों में ये बेचने की कोशिश करता था बाइकें। इनका जो एक मेन आदमी है जो उन्नाव का रहने वाला है, जिसके बारे में इनके द्वारा सूचना दी गई है कि मुख्य रूप से वही बाइकें ले करके फिर आगे भेजने का काम करता था, वो अभी वांछित है। उसके ऊपर हमारी टीमें लगी हुई हैं क्योंकि ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। इसके लिए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। अभी तक इन सभी अपराधियों के द्वारा इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं निकल करके आया है। संभावित है कि अभी तक इनको किसी ने पकड़ा नहीं था। अब जब पकड़ में आए हैं तो इनके पास से जो बाइकें बरामद हुई हैं तो इनका एक बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास बन जाएगा। हम आगे भी इस पर नज़र रखेंगे पूरे गैंग पर और इसके ऊपर गैंगस्टर भी करेंगे। इसमें जो 2 लोग इसमें रेकी का काम करते थे। बेसिकली वो देखते थे कि जहाँ पे हॉस्पिटल या मॉल या ऐसी भीड़ भाड़ की जगह जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी बाइक खड़ी करके चले जाते हैं, तो 2 लोग रेकी करते थे कि जब वो जो मालिक है मोटरसाइकिल का वो वहाँ पर ना हो, तब अपने साथियों को बुला लेते थे और दूसरे जो साथी हैं वो उनके पास अलग अलग तरह की मास्टर की थी, जिसके माध्यम से लगा करके वो बाइक लेकर के चले जाते थे। बाइक कहाँ रखते थे? ये बाइकें जो हमने अभी फिलहाल बरामद करी हैं, ये अलग अलग इनके जानने वालों के पास कि ये हमारी बाइकें अपने पास रख लो, इनके घर से, और जो इनका एक वांछित साथी है फरार है उसके अड्डे से बरामद हुई। वो वांछित है, इसलिए अभी उसके बारे में सूचना नहीं शेयर की जाएगी। ये सब लड़के आपस में एक साथ, चूँकि यहाँ आशियाना, कृष्णानगर और बिजनौर के रहने वाले हैं, तो यहीं आसपास मॉल में घूमते हुए एक दूसरे के संपर्क में आए और इनको ये जानकारी हुई कि ये काम किया सकता है, फिर इकट्ठा होकर के अपराध करने लगे। जैसा कि आपने बताया बड़ी मात्रा में इनके पास गाड़ियां
देखिए, चूंकि ये देखने से इनका चेहरा मोहरा एक सामान्य युवक की तरह है और इस घटना को खोलने के लिए मुख्य रूप से हमारी टीम ने जो मुकदमे आशियाना थाने पे लिखे गए थे उनके संबंध में सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और फिर अपने मुखबिरों को दिए गए। मुखबिर तंत्र के माध्यम से जानकारी हुई कि ये लड़के संभावित हैं कि ये हो सकते हैं और फिर जब इनके ऊपर निगाह रखी गई तब बीती रात इनके पास से जो ये मोटरसाइकिलें बरामद हुई। ये सब यहीं आसपास के रहने वाले हैं, तो आपस में यहीं फिनिक्स मॉल में या जो और मॉल हैं यहाँ पे आसपास में घूमते हुए मिले। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रभारी मंत्री संजीव गौड़ ने पीडीडीयू नगर के बाढ़ प्रभावित बहादुरपुर गांव का निरीक्षण किया। बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल, डीएम चंद्रमोहन गर्ग, पुलिस अधीक्षक के साथ स्टीमर से तटवर्ती इलाकों का प्रभारी मंत्री ने दौरा किया। बाढ़ प्रभावित गांव बहादुरपुर में बाढ़ चौकी पर प्रभारी मंत्री ने प्रभावितों को वितरित किए बाढ़ राहत किट। मंत्री ने प्रभावितों को मरहम लगाया। बाढ़ में जिनके कच्चे मकान गिरे उन्हें मुख्यमंत्री आवास देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी सरकार प्रभावितों के साथ हर कदम पर मदद कर रही है। विपक्ष का काम टीका टिप्पणी और राजनीति करना है। बाढ़ क्षेत्र में लगातार सभी की मदद की जा रही है। मैं अखिलेश यादव के बयान पर पुलिस नहीं रोक पाएगी पाठशाला पर राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने कहा कि अखिलेश यादव जो कुछ भी बयान देते हैं पीडीए चिल्लाते हैं, वो पीडीए का काम नहीं करते। असली पीडीए का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जिसमें है सबका साथ और सबका विकास। प्रदेश के सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ गंगा जी के बाढ़ के से प्रभावित लोगों को वहाँ देखने के लिए हम सब आए हुए हैं और ऐसे लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको राहत शिविर में रख करके उनको भोजन की व्यवस्था, उनको शुद्ध पानी की व्यवस्था, यहाँ तक कि बच्चों को दूध की भी व्यवस्था हमारी सरकार काम कर रही है। और हम सब अभी निरीक्षण करने जा रहे हैं बाढ़ क्षेत्रों का और वास्तव में जो घर गिर गए हैं बाढ़ से उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको मुख्यमंत्री आवास दिलवाया जाएगा और जो उनका क्षति हुआ होगा जो बाढ़ से उनको क्षतिपूर्ति हमारे जो है कि अधिकारियों से अभी रिपोर्ट लेकर के जो भी उनका क्षतिपूर्ति होगा उनको क्षतिपूर्ति भी दिलाने का काम करेंगे। क्या सर, क्या रहा, क्या स्थिति? अभी आप जा भी रहे हैं और लगातार गंगा का बढ़ाव दिए, तो क्या लगता है कब तक उम्मीद है? अब देखिए, ये तो प्रभु की कृपा है, गंगा मैया का आशीर्वाद है कि बरसात अगर नहीं होगा 2-4 दिन तो तत्काल बाढ़ कम हो जाएगा। अगर नहीं तो अगर ईश्वर वारिस करेंगे तो भाई बाढ़ तो रहेगा। लेकिन हम लोग सभी लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे इस चंदौली जनपद के सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार संपर्क में बने हुए हैं और ऐसे जगहों को चिन्हित करा करके उनको राहत सामग्री पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के मनसेता नाले के पास नहाने गए 5 युवक पानी में डूब गए। लोगों की चीख पुकार सुनकर गांव वालों ने 2 लोगों को बचाया। एनडीआरएफ की टीम को सूचना मिलते ही योजनाबद्ध तरीके से पानी में बह जाने वाले 3 लोगों को बचाया गया। तीनों की हालत नाजुक है। इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल भेजा गया है। थाना भरवई पर पुलिस को आज दिन में 1:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम मनसेता स्थित एक मंदिर के पास 5 बच्चे गंगा नदी में बड़े हुए पानी में स्नान कर रहे थे और गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगे। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा फ्रंट पीएसी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मौके पे पहुंची तथा मेरे द्वारा भी रेस्क्यू को सुपरवाइज किया गया। इस रेस्क्यू में 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया जिसमें 2 की कंडीशन ठीक है, स्वस्थ है तथा एक की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। 2 शेष बचे हुए बच्चों की बॉडी भी नदी से रिकवर करा ली गई है तथा उनको अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लाउड हीलर के माध्यम से गांव में जाकर और वहां के लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि बड़े जल स्तर के दृष्टिगत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति अब स्थिर होती जा रही है, लेकिन निचली इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से
काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक और गंगा नदी का जलस्तर 86.225 और यमुना नदी का जलस्तर 84.83 मीटर बना हुआ है। वहीं निषेध इलाके में करीब 8 से 10 फीट का पानी जमा है। लोगों का आरोप है कि जहां एक और सरकार की तरफ से बाढ़ राहत के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं पिछले 2 दिनों से इन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही। लोग खासतौर से सरकारी नुमाइंदों के डर से नाम पर आ रहे हैं और 24 बोतल पानी की बताकर गायब हो जाते हैं। ना उनको राहत सामग्री दी जा रही है और ना ही उन्हें कोई मुख्य सुविधा बाल शिविरों में। जब ये गए तो इन्हें वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड न होने के कारण ना तो भोजन दिया गया और ना ही रहने की सुविधा दी गई। इनका आरोप है कि जब बाढ़ में सारा सामान जलमग्न हो गया तो वो किस तरीके से वहां पर केंद्रों में जाकर सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। नहीं भरा है, न कहीं बाहर जा सका, न कोई सौदा सामान आवे, न कोई मदद करने वाला है। अगर एक नाव भी चलता तो आदमी समझ सकते हैं कि हाँ हिसाब से खरीदारी कर लेते हैं। घर में कैद हो के रहता है इंसान, कोई चीज की व्यवस्था नहीं रहता। अब ऐसे रोज खाने कमाने वाले हैं, कोई इकट्ठा तो कोई घर में सामान रहता नहीं है, कोई सर्विस वाला तो है नहीं है। इस घर में कुल मिलाए के 20 नवंबर रहते हैं। 5 लड़के हैं मेरे, 5 बहू हैं। 5 लड़के के 2 लड़का है, मैं हूँ। अब कोई व्यवस्था नहीं रहता। आप लोग बताइए, खाना पीना कुछ आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। खाना पीना कुछ मिल रहा है? नहीं कोई उनको कम सुनाई देता। मैं करने वाला 4 दिनों से है। मैं एक ट्राली पे आलू बेचने का काम करता हूँ। जो भी सब सब्जियाँ मेरी नुकसान हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और परिवार में कई सदस्य हैं जो हम चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। न सभासद का कभी कोई योगदान आया। अब उन्होंने कहा पावर हाउस में कि बत्ती चालू करेंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे कम से कम जहाँ एक मरकरी किसी घर से तो लगवा सकते हैं आप। एक सांप निकला तो हम लोग उसमें परेशान। अब सोचिए कि इस अंधेरे में पानी 5 फीट हमारे घरों में भरा हुआ है। हम लोग किस तरह से रह रहे हैं? क्या सभासद आदमी चुनता है तो वो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए? प्रशासन के लोग नहीं आ रहे हैं? कोई नहीं आया। जो भी व्यक्ति आते हैं सिर्फ अपनी फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। राहत सामग्री जो बांटी जा रही है, कहा जा रहा है। अब ये समझिए हम यहाँ से हिल नहीं सकते। आप कहते हैं आधार कार्ड लाइए, नीचे डूब गया है तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? खाने के लिए आधार कार्ड चाहिए। प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उस पर उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये मकान का सदस्य है। उस मोहल्ले में जो लोग जानते हैं कि हाँ इनका घर डूबा है, क्या वो नहीं बता सकते? उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब धीरे धीरे और भयावह होती चली जा रही है। भले ही ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज में यमुना और गंगा नदी का जलस्तर अब कम होने लगा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पानी अभी स्थिर है और आगे के पानी और भी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। मैं एक बाढ़ग्रस्त इलाके में इस समय हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बाढ़ग्रस्त इलाके में स्थिति बनी हुई है। लगातार यहाँ पर पानी का जो जलस्तर अभी भले ही स्थिर है, लेकिन घरों के अंदर पानी पूरी तरीके से घुसा हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो यहाँ पे सुरक्षा के बतौर रुके हुए हैं। इलाकों में बिजली अभी भी कटी हुई है और सांप बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं का जो प्रभाव है यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है और घरों में ये निकल भी रहे हैं। बाढ़ के कारण ये सांप बिच्छू लगातार घरों के अंदर घुस रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों के घरों पे ये सांप बिच्छू आपको साफ तौर से देखने को मिल रहा है। भले ही प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रयागराज के ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग अभी भी अपने घरों पर रुके हैं और जिनको 2-2, 3-3 दिनों तक अभी भी किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं मिल पा रही है। जिसका कारण ये है कि ये स्थान जो है ये पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं से दूर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बाढ़ की स्थिति है और यहाँ पे लोग नावों पे अब किसी तरीके से अपने आप को गुजर बसर कर रहे हैं। अपने घरों के पास ये रुके हुए हैं और यहाँ पर रहकर ये अपने घरों की सुरक्षा कर रही हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर एक महिला खड़ी है जो इस घर पे रुकी हुई है। उनका मूल उद्देश्य जो है कि इनके घर में किसी प्रकार की कोई चोरी ना हो। इनके लिए समस्या ये है कि इनके जो कागज़ है, जो सरकारी दस्तावेज है, जो इनको यहाँ का नागरिक बताता है, वो इस समय बाढ़ के पानी में डूब चुका है। और वहाँ दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारी राहत शिविरों में ये कह रहे हैं कि जब तक आप आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे तब तक हम आपको बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के निवासी नहीं मानेंगे। सरकार की ये 2 मुहिम रणनीति कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आक्रोश व्यक्त करेगी। 2027 का चुनाव सर पे है और उसके बाद अगर इस तरीके की सरकारी राजनीतियां होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं इस बार एक बार फिर
विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चोट पहुंच सकती है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वोट बैंक गिरा है उसका मुख्य कारणों में से सबसे बड़ा कारण सरकारी नीतियां ही है। और अब इस बाढ़ ने प्रयागराज से सहित बनारस से सहित जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं इस तरह की नीतियों की वजह से अब और अधिक आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। अगर ऐसा ही स्थिति रहा तो आगे क्या होगा ये समय बताएगा। तब तक के लिए मैं इंद्रजीत बनर्जी, टुडे एक्सप्रेस, प्रयागराज। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड बना किन्नरों की वसूली का अड्डा। लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड पर वसूली का खेल खुलेआम। बाहर से आए यात्रियों से जबरन मनचाही रकम किन्नरों द्वारा वसूली जाती है। एयरपोर्ट से ऑटो या टैक्सी के जरिए बस अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों को किन्नरों द्वारा घेर लिया जाता है, उनसे जबरन पैसे मांगे जाते हैं। यात्रियों से के द्वारा इनकार किए जाने पर बदतमीजी और घेराव किया जाता है। कई मामलों में बाहर से आए यात्रियों के साथ धक्का मुक्की की जाती है। हर एक यात्री से करीब 500 की अवैध वसूली की जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया और क्षेत्रीय पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा की फ्री फॉल होकर अचानक छठे फ्लोर से बेसमेंट में लिफ्ट गिर गई। लिफ्ट में सवार दोनों लोगों को हल्की चोटें आई। सोसाइटी के निवासियों ने हंगामा किया, पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की। सोसाइटी के लोगों में मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ भारी रोष है। मोटा मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के बाद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल रही। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी का ये मामला है। आया मेरे हाथ में भी चोट लगी है और नीचे आके हम एकदम घबरा गए। लिफ्ट में रोज ही कुछ ना गिर जाता है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, कोई भी होता है, सबके सामने लिफ्ट नीचे गिर जाएगा। और बहुत अभी तो 2 लोगों को चोट भी लगी है इसके तरफ इस टाइम। लिफ्ट की कंडीशन बहुत ख़राब है, डर लगता है जाने में। घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे छोटे हैं, बीमार लोग हैं, पैरों में चोट लग रही है, प्रेगनेंट लेडीज़ हैं। बड़ी 2 में से एक ही लिफ्ट चल रही है। 4 हैं, 4 में से एक चलती है। उसी में कचरा जाता है, उसी में हम जाते हैं, उसी में बाकी लोग आते हैं, उसी में सब कुछ होता है। उसमें भी सीरियस माल फंक्शन है। एक लिफ्ट में एक लिफ्ट चल रहा, 4 में 2 नहीं चल रहा। एक महीने से खराब है और एक लिफ्ट जब तो फ्री फॉल हो रही है। मेल डाल रखा है, कोई मेल का रिस्पांस नहीं, पुलिस की कोई सुनवाई नहीं, नो ब्रोकर पे डाल रखा है, इनका जो है ऐप है, कोई रिस्पांस नहीं। अपने आप मन क्लोज कर देते हैं, दोबारा फिर ओपन करो, कोई रिस्पांस। मेल डाल रखा है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हरीशचंद्र नाम के बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तमंचा बाइक बरामद की गई। आरोपी दिल्ली NCR में बाइक पर सवार होकर मोबाइल और चैन लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 4/5/8/2025 की देर रात्रि को थाना 20 की पुलिस से 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। घायल बदमाश का नाम हरीशचंद्र फरिया है, जो मूलतः जौनपुर का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली में निवास करता है, जबकि जो अभियुक्त मौके से फरार हुआ उसका नाम राजीव है। ये दोनों काफी शातिर अभियुक्त हैं एवं इनका मुख्य कार्य चैन स्नैचिंग एवं लूट करना है। फरिया के विरुद्ध 2.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इनके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं काली रंग की पल्सर मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है, जिससे ये विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। घायल को अस्पताल भेजा गया है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में राष्ट्रीय गतिविधि समिति सदस्य संस्कार पवन गौतम, क्षेत्रीय संयोजक संस्कार प्रमोद गर्ग और क्षेत्रीय गतिविधि संयोजक पर्यावरण आलोक भटनागर के प्रवास के लिए बैठक हुई। प्रांतीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य वैद्य MR शर्मा के आवास गुरु कृपा औषधालय हरिद्वार में परिषद की भेल ज्वालापुर शाखा में आयोजित की गई बैठक में प्रांत के सभी राष्ट्रीय क्षेत्रीय सदस्य शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों, विशेष रूप से संस्कार और पर्यावरण की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उच्च अधिकारियों के आदेश पर उत्तराखंड के हरिद्वार में निर्देश और जन कल्याण अभियान के तहत फायर यूनिट रुड़की की टीम द्वारा PM अटल उत्कर्ष बालिका इंटर कॉलेज भौरी में पहुंचकर विद्यालय में उपस्थित छात्रा और अध्यापकों को अग्निशमन दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है और प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की प्रयोग विधि, LPG सिलेंडर लीकेज से होने वाली
अग्नि दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही हेलमेट के प्रयोग के महत्व, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा आपातकालीन नंबर 112 के महत्व को भी समझाया गया। सभी छात्राओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही प्रण लिया कि राष्ट्र की संपत्ति सुरक्षा जनहानि रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नारी सशक्तिकरण को समर्पित अभिनव भारत न्यास ने अयोध्या में कल्याणी नाम के पोस्टर को लॉन्च किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह, अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और योगेंद्र संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अमली जामा पहना है। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में नारी सशक्तिकरण पर आधारित एक भव्य कार्यक्रम अभिनव भारत न्यास करने जा रहा है। ये पोस्टर लॉन्च किया जाना उसी का एक अहम हिस्सा है। देखिए, अभिनव भारत संस्था द्वारा जो एक कार्यक्रम अनवरत कराया जाता रहा है और इस बार भी इसको कराया जा रहा है, मेनली ये समाज के उत्थान और विकास के लिए, लेकिन विशेष तौर से नारी केंद्रित है, नारी शक्ति केंद्रित है। तो महिलाओं के विकास के लिए, महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं उनके सम्मान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए आवश्यक सहयोग और क्या दिया जा सकता है, इस बारे में चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए ये इस फील्ड में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये पोस्टर लॉन्च किया गया। अभिनव भारत बताया तो नारी सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है और हमारा उद्देश्य समाज का विकास और समाज का सशक्तिकरण है, क्योंकि कोई भी समाज तब तक सशक्त नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता जब तक उस समाज की आधी आबादी सशक्त न हो, विकसित न हो। की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल हो रही है, अभिनव पहल हो रही है कि हमारे महानगर में देश भर की प्रतिभाओं का और यहाँ के जो बच्चे जो जिज्ञासु हैं या जो अपने करियर को लेके और भी बहुत सी चीजों को लेके, धर्म और संस्कृति के विभिन्न इश्यूज को लेके, सामाजिक इश्यूज को लेके एक बृहद कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें हमारे महानगर के तमाम बच्चे उसमें बैठेंगे और एक्सपर्ट्स की राय खुद उनसे और विचार मंथन करके अपने आगे के रास्ते को तय करने के लिए नए विचारों से लैस होकर जाएंगे। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा प्रयास है। मैं अभिनव भारत के इस प्रयास के लिए अपनी कल्याणी जो अभियान चलाया जा रहा है और इसका हमारे विश्वविद्यालय में जो एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसी आयोजन की एक तरह से शुरुआत की एक झलक है और उस आयोजन में शिक्षाविद आएंगे, सभी लोग आएंगे और जो है एक रूपरेखा तैयार करेंगे। उसी के लिए आज सभी लोग जितने भी इससे जुड़े हुए हैं या इनकी विचारधारा इससे मिलती है, सभी लोग आज जो है इकट्ठा हुए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस, 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय को राम मंदिर के पक्ष में निर्णय और 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर के आधारशिला रखे जाने की तिथियों से निकालकर फिल्म 695 की रचना कर डाली। राम मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ पर इस फिल्म को अयोध्या के मॉल में रिलीज किया गया। फिल्म निर्माता श्याम चावड़ा ने बताया कि सनातन धर्म की इतनी बड़ी घटना को बॉलीवुड ने जिस तरह से नज़रअंदाज किया, उससे हम छत्तीसगढ़ के युवाओं में विचार जागा कि उन्हें इस पर फिल्म बनाई जाए। ऐतिहासिक क्षणों और निर्माण पर एक फिल्म बनाए और उत्साह काम आया और फिल्म ने आकार लिया, जिसे अयोध्या से टिशुम सिनेमा मॉल में रिलीज किया गया। हिंदू समाज का जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा श्री राम जन्मभूमि को पाने के लिए, श्री राम जन्मभूमि का जो विवाद, उसकी जो लड़ाई है, हिंदू समाज के योद्धाओं ने 500 वर्षों तक लड़ी, जिसमें कि लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लगभग हिंदू योद्धा जो है उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। जब हमने देखा कि इस विधर्मी समाज का हर क्षेत्र में एक दबदबा सा होता है, उसी प्रकार बॉम्बे के उस बॉलीवुड में भी उस विधर्मी समाज का काफी दबदबा रहा है, जिसके चलते इस राम जन्मभूमि विवाद वाला जो ये विषय है, जो हिंदू समाज के अतीत की गौरवशाली गाथा पर, इस विषय पर कोई भी फिल्म लाइन का कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इस पर कार्य नहीं कर रहा था, तो हम छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा तय किया कि क्यों ना हम वो जो 1050 पेज का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश जो हिंदू पक्ष में था, उस विषय पर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चल सके कि किस प्रकार से ये जो इतना भव्य
मंदिर निर्माण हुआ है, बनकर तैयार हुआ है अयोध्या जी में, उसके पीछे की जो संघर्ष की कहानी है वो आने वाली पीढ़ी को बताई जा सके। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है 695 6 का अर्थ 6 दिसंबर 1992 ढांचा विध्वंस, विवादित ढांचा विध्वंस। 9 का अर्थ 9 नवंबर 2019 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला हिंदू पक्ष में दिया गया, सच के पक्ष में दिया गया। 500 वर्षों की जो एक संघर्ष गाथा है श्री राम जन्मभूमि को लेकर, जिस प्रकार से भगवान श्री राम अपने अधिष्ठान पर विराजमान हुए, वह 5 अगस्त का दिन था। आज वह पवित्र तिथि है और इस दिन सदानी दरबार के माध्यम से और जो हमारे फिल्म के निर्देशक हैं श्रीमान श्याम चावला जी, उन्होंने इस फिल्म को यहाँ पर प्रसारित किया है। हम सब यहाँ पर उसको देख रहे हैं और देखने के उपरांत ये लगा कि किस प्रकार से हिंदू मानबिंदुओं पर हमला हुआ और यह विषय जो है बड़ा ही ऐतिहासिक पवित्र विषय है, क्योंकि एक लंबे कालखंड का जो संघर्ष रहा उसको पल पल इस फिल्म ने जिया है। इसके कलाकार बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अनेक प्रकार की अभिनय किया, अनेक प्रकार से अभिनय किया है। जो संतों ने इसमें अपनी आहुति दी, जिन कारसेवकों ने अपनी आहुति दी, जिन नेताओं ने इसमें संघर्ष किया और लगातार इस मंदिर आंदोलन को उत्सर्ग की ओर ले गए, उच्च शिखर पर ले गए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई। 18 अगस्त तक चलेगी। अमेठी और कौशाम्बी के अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। कुछ अभ्यर्थी पहले ही दौड़ में असफल साबित हुए, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने हार नहीं मानी। भारत माँ की सेवा के लिए वो फिर तैयारी करेंगे। ये भर्ती डोगरा रेजिमेंट ग्राउंड में चल रही है। इस भर्ती रैली में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी सहित विभिन्न श्रेणियों में उम्मीदवार भाग लेंगे। सभी प्रतिभागी पहले ही ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा सी प्रवेश उत्तीर्ण कर चुके हैं। अब शारीरिक परीक्षण में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है। 7 अगस्त को प्रतापगढ़, 8 अगस्त को अयोध्या, सिद्धार्थनगर, 9 अगस्त को प्रयागराज, 10 अगस्त को सुल्तानपुर और बस्ती, 11 अगस्त को अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, 12 अगस्त को संत कबीर नगर, कुशीनगर में भर्ती होगी। देखिए, जनपद अयोध्या में आज से जो हमारा DRC और कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ पर आर्मी की अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जनपद अयोध्या के सहित टोटल 13 ऐसे जनपद हैं जहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती के लिए आएंगे। उन सबके लिए अलग अलग दिन का जो चयन है वो किया गया है। उनको आर्मी की जो रिक्रूटमेंट की जो संस्था है उसके द्वारा उनको सूचित भी किया गया है। इस भर्ती से पूर्व विभिन्न ऐसी मीटिंग्स जनपदीय प्रशासन और जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके मध्य में हुई हैं। जो व्यवस्थाएं प्रशासन और पुलिस के स्तर पर जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और संसाधनों के संबंध में की जा रही हैं। अमेठी जिले से आए हैं, भादर ब्लॉक से अग्निवीर की भर्ती देखने के लिए अयोध्या कैंट में। अच्छा, तो भर्ती में गए, क्या क्या प्रक्रिया क्या हुआ? भर्ती में गए, अच्छी बहुत बढ़िया सरकार तरफ से व्यवस्था थी। फौजी भाइयों ने बहुत अच्छे से आदर संस्कार किया, पानी वानी सब बढ़िया व्यवस्था थी। वहाँ रुकने की, ठहरने की, रात में सोने की बढ़िया व्यवस्था थी। मच्छर वच्छर कुछ थे नहीं। और भर्ती का टाइमिंग बहुत बढ़िया दे रहे थे, 5:45 तक 6 मिनट तक दे रहे थे। 1600 मीटर पानी बरसने की वजह से ग्राउंड पे बहुत कीचड़ हो गया था, इसलिए रोड पर दौड़ाया गया हम लोग को। कितनी लंबी रेस रही और क्या क्या हुआ? 1600 मीटर की रेस थी, जिसमें जो सेलेक्ट बच्चे थे उनको 10 बीम और मारने थे। उसके बाद मेडिकल था उनका। हम लोग तो जैसे छट गए, बहुत बच्चे छट गए। 110 113 की ग्रुप बनाए थे, 4 ग्रुप थे उसमें। थोड़ा टाइमिंग का आनाकानी था, जिसमें उन्होंने कहा 6:15 का, लेकिन उसको उन लोगों को जहाँ तक बच्चे मिल जाते थे वहीं तक लेकर उस भर्ती को क्लोज कर देते थे। हमारा 9th ग्रुप पड़ा था। हम लोग थोड़ा लेट थे, कुछ अपनी भी लापरवाही हुई जिससे हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। वरना यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रशासन की व्यवस्था, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो आर्मी लोगों की हो, सबकी व्यवस्था अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन लोग कहते हैं 4 साल की भर्ती है, इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन देखने की हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं भर्ती में भाग लेने। जी, बात तो सही है, लेकिन अब 4 साल की हो चाहे 20 साल की हो, लेकिन देश प्रेम ही होता है। उसमें हम कुछ आना कंजूसी नहीं कर सकते। अब बात रही रोज़गार की, अब लोग बेरोज़गार इतने हैं कि अब कोई भी रोज़गार उनको मिलने तो वो 4 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो 4 साल का हो चाहे 20 साल का। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर।
राम मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा राम के साथ माता सीता और तीनों भाइयों के लिए पहले रक्षाबंधन का त्यौहार अति विशिष्ट और ऐतिहासिक होने वाला है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर सभी विग्रहों को बड़ी बहन शांता की ओर से मधुबनी की शैली पर बनी जरी और मोतियों की राखियां बांधी जाएंगी। राखियां महाराष्ट्र के मशहूर कारीगर शत्रुघ्न राखीवाला ने बनाई है। इसके साथ ही लखनऊ में केले के रेशे से भी राखी बनाई गई जो राम लला और राजा राम को भेंट की जाएगी। जिले में श्रृंगी ऋषि आश्रम में 6वें रामलला रक्षाबंधन महोत्सव के तहत 4 दिवसीय आयोजन संपन्न किए जाएंगे। लखनऊ से राखियां अयोध्या पहुंची जिसे श्रृंगी ऋषि आश्रम महबूबगंज ले जाया जाएगा। गणपति भगवती पूजन के साथ यह अनुष्ठान रक्षा सूत्र पूजन, सरयू मां का जलाभिषेक, शंखनाद सहित कई अनुष्ठान किए जाएंगे। इसी के साथ 7 अगस्त को विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, सामूहिक हनुमान चालीसा, दुख दूरियां पूजन, मेहंदी स्टॉल, कजरिया, तीज, महिला झूला उत्सव सहित कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसके साथ ही 8 तारीख को सत्यनारायण कथा संपन्न करने के बाद 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन श्रृंगी आश्रम से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये राखियाँ जो महाराष्ट्र के कुशल कारीगरों द्वारा, जो एक महान राखी निर्माता हैं शत्रुघ्न राखीवाला जी, उनके द्वारा निर्मित की गई हैं। इसमें चांदी के और तमाम तरह के रत्नों का प्रयोग किया गया है। लखनऊ की एक कंपनी है जूट फॉर लाइफ, उसके द्वारा ये जूट की जो राखियां हैं वो भी निर्मित की गई हैं, जिसमें केले के रेशों का भरपूर यूज़ किया गया है। जैसा हम सबको पता है कि अयोध्या में जो राम जी विराजमान है वो एक बालक स्वरूप में विराजमान है, इसलिए इसमें बिहार की मधुबनी संस्कृति और केले के रेशों का भरपूर प्रयोग किया गया है, जिससे उनके निर्मलता एवं कोमलता पर कोई असर ना पड़े। साथ में ये राखियाँ हैं ये 6 से लेकर 8 तारीख तक इनका अनुष्ठान किया जाएगा, पूजन अर्चन किया जाएगा एवं 8 तारीख को भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से ये राखियाँ पहले कारसेवकपुरम लाई जाएंगी। कारसेवकपुरम से फिर गाजे बाजे तमाम उपहारों के साथ ये राखियाँ राम मंदिर ले जाई जाएंगी और वहाँ पर राम मंदिर के पदाधिकारियों एवं पुजारियों को सौंपी जाएंगी। जिसके पश्चात 9 तारीख को रक्षाबंधन के दिन ये राखियाँ भैया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाभियों, राम मंदिर के पुजारियों एवं बजरंग बली के लिए बांधी जाएंगी। 6 वर्षों से एक भव्य रूप के साथ ही इन राखियों को श्रृंगी ऋषि आश्रम, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में सहकारिता भवन में आयोजित लखनऊ व्यापार मंडल की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की शपथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिलाई। इस मौके पर लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा सहित तमाम पदाधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे। राष्ट्र के प्रति न्योछावर करेंगे।